बजिंग स्टॉक्स जहां पर है खबरें, खबरों के चलते देखने को मिलता है एक्शन। क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे संतोष जी। खबर बताएंगे हम, और शेयर को खरीदना है, बेचना है, बने रहना है, इसका निर्णय लेंगे आप। और इसमें बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां आज लेकर के हम आए हैं खबरों के, जहां पर रुझान देखने को मिल रहा है। आइए करके जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। तो ये लेकर के आइए जरा पहली शेयर जी एंटरटेनमेंट काफ़ी लंबे समय से दबाव में भी रहा, काफ़ी सारी खबरें रहीं। अब 16 जुलाई को कंपनी की होनी है बोर्ड बैठक, और बोर्ड बैठक में आपको बता दें कि बोर्ड बैठक में रकम जुटाने को लेकर के मंजूरी जो है वो संभव हो सकती है। हालांकि कंपनी ने अभी जून में ही 2000 करोड़ रुपए के आसपास जुटाए थे, और अब कंपनी जो है वो नई रकम जुटाने की योजना बना रही है। सोनी के साथ डील अभी भी अधर में अटकी हुई है। आज जो है इस खबर की एक पॉजिटिव खबर आई, उसके चलते हम देख रहे हैं जी के अंदर करीब 6% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही थी। अभी 6.5% ऊपर ये शेयर ट्रेड करता हुआ। इस शेयर में अगर हम देखें सर, पूरी तरीके से अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली है। पिछले एक महीने में 6%, पिछले 6 महीने में 37% का नेगेटिव रिटर्न यहाँ पर रहा है। पूरे साल भर में 22% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। जो लोग फंसे हुए हैं सर, उनके लिए क्या सलाह रहेगी? देखिए, जी इंटरटेनमेंट मुझे लग रहा है कि जो फंसे हुए हैं उनको निकलना चाहिए ऊपर जाकर, क्योंकि लास्ट के 2 सालों में अगर आप देखिए परफॉर्मेंस फंडामेंटली अच्छा नहीं रहा है कंपनी का। मतलब अगर आप इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिहाज से भी देखेंगे तो ये वर्स्ट रहा है, तकरीबन जो है 2014 के बाद से वर्स्ट पीरियड कंपनी के पास सामने है। और जब तक इसमें कोई उम्मीद नज़र नहीं आती तब तक मुझे लगता है कि आपको दूरी बनाए रखनी चाहिए। आप अगर ट्रेडर हैं तो बात अलग है कि 165-66 के ऊपर अगर स्टॉक में कोई रैली आती है तो हो सकता है 10 से 15% और रैली आ जाए, क्योंकि वहां पर एक ब्रेकआउट जैसी सिचुएशंस होगी। लेकिन फंडामेंटल जो है वो ज़्यादा इंडिकेट नहीं कर रहे हैं कि कंपनी में कुछ होगा। क्या अगर इनको जो है फंड जुटाने की बात आप कर रहे हैं, अगर हो जाता है तो हो सकता है कि टेम्पररी एक रिलीफ होगी और वहां पर आपको निकलना चाहिए। कोई रिलीफ मिलता है तो टेम्प्रेरी रिलीफ होगा, वहाँ पर निकलने की कोशिश कीजिए अगर आप पहले से निवेशित हैं तो। चलिए अगली कंपनी लेकर के आइए, जरा चावल से जुड़ी हुई कंपनी की बात कर लेते हैं, एलटी फूड्स, जिस पर कि हमने 2 दिन पहले ही बात की थी। आपको बता दें कि एलटी फूड्स पे खबर ये कि निकल करके आई है कि यूके में कंपनी ने अपनी नई एक फैसिलिटी शुरू की है। और इस फैसिलिटी में आपको बता दें कि जो यूके के अंदर जो राइस और राइस के उत्पादों का जो कारोबार है ना, वो करीब करीब 100 करोड़ यूरो के आसपास का है। और कंपनी ने नई अपनी जो फैसिलिटी में उसमें करीब 70 लाख यूरो का निवेश किया है, और आने वाले सालों में यहाँ पर और वो निवेश बढ़ाने के मूड में है, और इसमें करीब 5 करोड़ यूरो और निवेश करेगी। तो एक बड़े कारोबार की उम्मीद में जो है एलटी फूड्स का नया निवेश जो है वो यूके के अंदर होता हुआ, और इसी के चलते आज शेयर में जो है हम देख रहे हैं कि मोमेंटम एलटी फूड्स में बना हुआ है। हालांकि 2 दिन पहले इस बात की उम्मीद थी कि शायद एक्सपोर्ट में सरकार कुछ राहत देगी, उसके चलते शेयर में काफ़ी शानदार मूव देखने को मिला था। बजिंग स्टॉक्स में हमने इसको डिस्कस भी किया था, पर वो खबर ठंडी पड़ी तो एक नई खबर आ गई, और आज 4% ऊपर एलटी फूड का शेयर। सर इस शेयर ने भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिखाया है। पिछले एक महीने में 18%, 6 महीने में 40%, और साल भर में 125% का रिटर्न दिया है। अभी कैसा लग रहा है आपको? देखिए, स्टॉक प्राइस में जिस तरह की बढ़ोतरी हुई है उसी तरह से कंपनी के जो फंडामेंटल नंबर्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे रहे हैं लास्ट के कई सालों में। और रिजनेबली वैल्यूड है कंपनी। तो अगर जहाँ पर ये दोनों चीज़ें मिलती हों कि नंबर्स अच्छे सपोर्टिव हों, वैल्यूएशन रिजनेबल हो, तो स्टॉक प्राइस में मूवमेंट काफ़ी लाजमी होता है। तो मुझे लगता है कि किसी भी गिरावट में आपको धीरे धीरे ये स्टॉक को देखनी चाहिए। जी, चलिए इस बीच जो है अगली कंपनी लेकर के आते हैं, और वो कंपनी लेकर के आते हैं जिसने आज पूरे बाजार के मूड को हरा कर दिया, और वो है टीसीएस। नतीजे आए हैं, नतीजे जो है आपको बता दें उम्मीद के इर्द गिर्द ही रहे हैं, बल्कि कई ब्रोकरेज हाउसेस की उम्मीद से बेहतर रहे हैं। आपको बता दें कि नई डील्स में हालांकि मार्जिन्स थोड़े से घटते हुए दिखाई दिए, ये कुछ मैनेजमेंट की तरफ से कमेंट्री आई है। और अमेरिका में क्लाइंट स्पेंडिंग जो है वो थोड़ी सी कम रही है, लेकिन यूएस में कह रहे हैं कि हमारे बिजनेस को बॉटम आउट बोलना अभी थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। ये तमाम बातें जो है मैनेजमेंट की तरफ से कही गई हैं। अमेरिका की ग्रोथ को लेकर के अभी वेट एंड वॉच की स्थिति है, और चुनाव के बाद ब्रिटेन अमेरिका में डिमांड की रिकवरी की उम्मीद जताई गई है टीसीएस मैनेजमेंट की तरफ से। लेकिन जरा नतीजे जरा लेकर के आ जाएं, जरा कंपनी जो है सालाना गाइडेंस पर भी विचार कर रही है कि इसको जारी करेगी कंपनी। तो ये तमाम बातें मैनेजमेंट की तरफ से कही गई हैं यहाँ पर। लेकिन जरा सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो है नतीजे। नतीजे जो है जरा देखिए, जरा आप जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए नतीजे। यहाँ पर देखते हैं जरा क्या स्थिति देखने को मिल रही है। टीसीएस के जो पहली तिमाही के नतीजे हैं, प्रॉफिट में जो है 3% के आसपास की जो है गिरावट देखने को मिली है। ये तिमाही दर तिमाही आंकड़े हैं,
और आय में जो है करीब 2-2.25% की बढ़त देखने को मिली है। एक्सपेक्टेशन क्या थी वो भी जरा आपको दिखा देते हैं कि एक्सपेक्टेशन जो थी उसमें जो है ये कहा जा रहा था कि 2.90% घटेगा और रेवेन्यू जो है वो 1.60% बढ़ेगा। तो उससे बेहतर आंकड़े रहे हैं यहाँ पर, 2-2.25% से बेहतर। इसके अलावा भविष्य को लेकर के जो पॉजिटिव कमेंट्री आई है वो काफ़ी पॉजिटिव रही है और कंपनी ने कहा है कि कंपनी को आगे भी कई सारी जो है वो नए ऑर्डर्स मिलने की उम्मीद जताई गई है और नई हायरिंग को लेकर के भी बात की गई है। ये वो तमाम बातें हैं जिसकी वजह से आज टीसीएस के न सिर्फ शेयर में मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है, इसके अलावा बाकी शेयरों में भी अच्छी तेज़ी है। सर, एक तो पहले तो टीसीएस पे ही आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे, कैसे देख रहे हैं आप टीसीएस के नतीजों को? देखिए काफ़ी जो है लोग ये उम्मीद लगा रखे थे कि शायद ये क्वार्टर बहुत ज़्यादा अच्छा ना हो, लेकिन उलट जो है उसको देखने को मिला है। कमेंट्री भी काफ़ी पॉजिटिव है। केवल मार्जिन की जो बात है उसमें अगर आप देखेंगे तो एम्प्लॉय कॉस्ट थोड़ा बढ़ गया है, क्योंकि जो है कुछ हायरिंग हुई है, कुछ उनके इंक्रीमेंट्स हुए हैं, उसको लेकर है। लेकिन चूंकि कह लें कि फ्यूचर आउटलुक अच्छा लग रहा है, तो उस लिहाज से मुझे लग रहा है कि और जो है बहुत दिनों से ये पूरे आईटी पैक चला नहीं था, तो इसको डबल वॉर्मिंग हुआ है। और बहुत कम मौके ऐसे होते हैं कि जहाँ पर टीसीएस जैसी कंपनी 6% के करीब से ऊपर तेज है। मुझे लगता है कि धीरे धीरे आपको इस क्षेत्र पर देखना चाहिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। जैसे ही वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो है सारी चीज़ें स्टेबलाइज होती हैं, जीडीपी कह लें या इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है, तो ज़रूर डेफिनेटली ये कंपनियां बेहतर करेंगी। चलिए सर, ये एक तो आपसे दो सवाल यहाँ पे महत्वपूर्ण निकल करके आए हैं। एक तो रितु जी का जो सवाल था एचसीएल टेक को लेकर के कि अब ब्रेक इवन पे आ गए हैं तो निकल जाएं कि क्या करना चाहिए। दूसरा, आज मिड कैप आईटीओ में हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छा रुझान है, कोफोर्ज हो बाकी हो, उस पर आपका क्या व्यू है? और तीसरा महत्वपूर्ण जो सबसे सवाल है वो ये कि क्या आईटी के ये टीसीएस के नतीजे दिखा रहे हैं कि अब दौर आईटी का शुरू होगा? क्या यहाँ पे फ्रेश एंट्री आईटी के चुनिंदा शेयरों में बनानी चाहिए? क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए सर? मुझे लगता है कि एकदम डेफिनेटली जो है चुनिंदा शेयर्स में आपको आईटी में बनाना चाहिए। और हमेशा विपुल जी देखते हैं हम लोग कि जहाँ पे पैसे बनते हैं वो मिड एंड स्मॉल कैप में ज़्यादा पैसे बनते हैं, क्योंकि कंपनियों पे अर्निंग का जो फिलिप आता है वो परसेंटेज वाइज छोटी कंपनी पे ज़्यादा आता है, और वैल्यूएशंस जो है उसी हिसाब से वहाँ पर री रेटिंग ज़्यादा होती है। चूंकि ये बड़ी कंपनियां हैं, इनके साइज जो है बहुत काफ़ी लार्ज साइज होता है, स्केल काफ़ी बड़ा है, तो इस पे परसेंटेज ग्रोथ थोड़ा कम होता है। उस लिहाज से मूव भी उसी तरह से कम होते हैं। लेकिन डेफिनेटली मुझे लगता है कि जहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, इसमें जो भी कंपनियां हैं वो कंपनियां आने वाले दिनों में अच्छा कर सकती हैं। ये कंपनी भी काफ़ी जद्दोजहद कर रही है इन सारे क्षेत्र में। मुझे लगता है कि छोटी मझोली कंपनियों पे ज़्यादा रिटर्न बनने की उम्मीद। और एचसीएल टेक में रितु सिंह को क्या कहेंगे सर आप कि अभी एचसीएल टेक में बने रहें? एकदम बने रहें, क्योंकि जो भी बड़ी कंपनियां हैं उसमें मुझे लगता है कि जो बेहतर प्रपोजिशंस हैं जिस कंपनी के, उसमें एचसीएल टेक है। और मेरी टॉप पिक इस क्षेत्र में, टॉप में मतलब जो बड़ी कंपनियों में एचसीएल टेक मेरी टॉप पिक है। टॉप में तो आपने बता दिया एचसीएल टेक है, लेकिन मिडिल में जिसमें कि आप ज़्यादा पॉजिटिव लग रहे हैं, आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि आज चुन चुन के सेगमेंट में आपने जो है इसी क्षेत्र को चुना है। तो हमारे तमाम दर्शक इंतज़ार करेंगे कि आज किस मिड कैप आईटी पे आप दांव लगाने की सलाह दे रहे हैं। तो आप लोग लगातार कार्यक्रम में बने रहिए। और अब 1250 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हुए हैं और बाकी हमारे फेसबुक और ऐप पर भी लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं। तो ऐसे ही मनी नाइन को विस्तार देते रहिए और कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। अगली कंपनी लेकर के आते हैं जिस पर काफ़ी सारे सवाल आज धुआंधार आए हैं, जिसमें आज नतीजे भी आने हैं, और वो है इरेडा। आपको बता दें कंपनी के पहली तिमाही के नतीजे आज हैं। हालांकि इसका ये जो सेगमेंट है ये हम शाम को बजिंग स्टॉक शाम को 6 बजे अपलोड करते हैं। तो बहुत लोग हो सकता है कमेंट करें कि नतीजे तो आ गए, फिर आपने बताया आप कह रहे हैं नतीजे आ जाएंगे। तो कोई बात नहीं, हम उन दर्शकों के लिए ये अलग अलग सेगमेंट्स अपलोड करते हैं अलग अलग समय पे, ताकि जो लोग पूरा वीडियो 1.5 घंटे सवा घंटे का नहीं देख सकते तो अपने पसंदीदा कार्यक्रमों को, अपने सेगमेंट्स को वो आसानी से देख सकें। ज़रा एक बार फिर से इरेडा को ज़रा ग्राफिक्स को दिखा दीजिए। कंपनी के पहले तिमाही के नतीजे आज हैं और आपको बता दें कि पहली तिमाही में कंपनी ने जो अभी बिजनेस अपडेट दी है उसमें कंपनी ने बताया है कि 9,136 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड कर्ज जो है वो बांटे गए हैं। Q1 में एफआईज ने जो है एफपीआईज ने की हिस्सेदारी जो है ऑलमोस्ट डबल होती हुई दिखाई दी है
1.36% से बढ़ा करके ये हिस्सा 2.7% किया गया। हालांकि डीआईज ने घटाई है, लेकिन ये बड़ी बात है कि एफपीआई यहाँ पर बढ़ा रहे हैं। हालांकि कोई बड़ा नाम नहीं है जिसमें कि 1% से ज़्यादा हिस्सा खरीदा हो, लेकिन छोटे निवेशकों की संख्या भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है, और यही वजह है कि जहाँ पर हम इतने सारे सवाल आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और 22.15 लाख हो गई है अब छोटे निवेशकों की संख्या यहाँ पर इरिडा के अंदर। और काफ़ी शानदार मोमेंटम इरिडा के शेयर में लगातार देखने को मिला है, और लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। एक महीने में 66%, 6 महीने में 174%, एक साल में 406% का उछाल, 32 रुपये का इशू प्राइस, और आज 300 के ऊपर पहुंचता हुआ ये शेयर। सर, कैसे देख रहे हैं इरिडा को, और अभी इरिडा में जो लोग निवेश करना चाह रहे हैं उनके लिए क्या सलाह है? क्या नतीजों को देखना चाहिए पहले? जो लोग पहले से ले चुके हैं और इतना अच्छा रिटर्न मिल रहा है, वो लोग भी नहीं बेच रहे हैं, उनको लग रहा है कि अभी और ऊपर जाएगा। आज ही मैं देख रहा था, बहुत लोगों के कमेंट आए थे, क्या 400 तक जाएगा, क्या 500 तक जाएगा? आपकी राय क्या होगी हमारे दर्शकों को? देखिए, मुझे लगता है कि इंग्लिश में एक कहावत है कि मेक ए हे व्हाइल इट इज सनशाइन। जब चीज़ अच्छी चल रही हो तो आपने प्रॉफिट लेना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके लें, ज़्यादा ना लें, थोड़ा थोड़ा लें, क्योंकि मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग रहा है। और चूंकि ये रिन्यूएबल स्पेस में है, और अगर आप देखें एफपीआईज की, जिस तरह से आपने आंकड़े बताएं कि एफपीआईज की पोजीशन इसमें डबल हो चुकी है, और जो जो बाहर के निवेशक हैं वो ये देखते हैं कि कौन सी कंपनियां कार्बन फुटप्रिंट कम करने पे काम कर रही हैं। और उसी को स्पेस में, चूंकि रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है ये, और जिस पर कि वो फाइनेंस प्रोवाइड करती है, तो वो कार्बन फुटप्रिंट कम करने के लिए काम करती है कंपनी। इसीलिए विदेशी विदेशी जो है निवेशकों से पैसे मिल रहे हैं, और वही कारण है कि हमने देखा है कि इसमें काफी बड़े तेजी आ चुकी है। लेकिन वैल्यूएशंस अगेन मैटर करता है, और मैटर तब करता है जब बाजार कभी भी करेक्शंस मोड में जाते हैं, तो वैल्यूएशंस मार्केट खोजता है। तो मुझे लगता है कि हेड ऑफ द वैल्यूएशंस निकल चुका है स्टॉक, तो आपने थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, और थोड़े थोड़े प्रॉफिट जरूर बुक करें इसमें। थोड़े थोड़े प्रॉफिट जरूर बुक करने चाहिए। फ्रेश एंट्री की सलाह तो नहीं है ना सर किसी के लिए? नहीं नहीं, फ्रेश एंट्री की एकदम सलाह नहीं होगी इन बस में। फ्रेश एंट्री की बिल्कुल सलाह नहीं है, और एक बार रिजल्ट पहले देख लेते हैं, रिजल्ट आ जाए, कल परसों में फिर बात कर लेंगे, तो नतीजों का इंतजार रहेगा यहाँ पर। लेकिन आगे बढ़ते हैं, जरा बात कर लेते हैं फर्टिलाइज़र क्षेत्र की, आरसीएफ की। आज फर्टिलाइज़र केमिकल शेयरों का भी दिन दिखाई दे रहा है, इसमें यहाँ पे अच्छा मोमेंटम दिखाई दे रहा है। उम्मीद वही कि बजट में हो सकता है कुछ बातें निकल करके आएँ। और कंपनी को आपको बता दें कि 515 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है अमोनिया प्लांट की बहाली के लिए। ये ऑर्डर जो है वो टॉप्सो से कंपनी को ये नया ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया है। अगले 3 साल में कंपनी इस ऑर्डर को पूरा करेगी 36 महीने के अंदर। और नया ऑर्डर मिलने और बजट से जो उम्मीदें हैं उसके चलते इस शेयर में आज हम देख रहे थे कि करीब करीब 5% के आसपास की मजबूती जो है वो देखने को मिली थी जब हमने ये खबर बनाई थी। और अभी भी इस शेयर के अंदर जो है 4.5% से ज़्यादा की मजबूती देखने को मिल रही है। पिछले कुछ दिनों पहले भी यहाँ पे केमिकल फर्टिलाइज़र को लेकर के कुछ अनाउंसमेंट को लेकर के कुछ एक बातें आ रही थी, तो उसके चलते एक रैली जो देखने को मिली थी। सर, एनएफएल 5.5%, आरसीएफ 5%, चंबल फर्टिलाइज़र 2.25%। केमिकल फर्टिलाइज़र में जो है एक अच्छी रैली अब आती हुई दिखाई दे रही है। पिछले एक महीने में आरसीएफ 40% चल चुका है। क्या उम्मीद करें बजट से यहाँ पर, और आपकी राय क्या होगी आरसीएफ और फर्टिलाइज़र क्षेत्र को लेकर के? तो बिल्कुल जी, अब जब ओपनिंग कमेंट्री में हम लोग बात कर रहे थे कि रूरल इनकम अगर बढ़ाए सरकार, अगर वहाँ पर कुछ करती है, तो फर्टिलाइजर्स आई थिंक इज़ वन ऑफ देम। और लास्ट के 2-3 सालों से सरकार बराबर ये बात करती रही है कि सब्सिडी हम हटा देंगे, और केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स पे, जो कि एग्रो केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स स्पेशली जो है एनपीके जिसे हम कहते हैं, उस पर काफ़ी गवर्नमेंट का की सब्सिडी रहती है, क्योंकि किसान जो है उसको यूज करते हैं। और किसान की अगर जो है लागत ज़्यादा होगी, तो कह लें कि इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। जितनी भी आवक होगी फसल की, उसके दाम बढ़ जाएंगे, और इन्फ्लेशन इकोनॉमी में बढ़ जाएगा, और वो एक अच्छी सिचुएशन नहीं होगी। इसलिए सरकार बराबर इन सारे सेक्टर्स में सब्सिडी को बरकरार रखी है। चूंकि जो है आईएमडी बोल रहा है कि मानसून शायद अच्छे होंगे, और अच्छे अगर मानसून होंगे तो फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत भी पड़ेगी हमको, क्योंकि हेल्थ जो है सॉइल की अच्छी रखनी होगी। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि ये कंपनियां ठीक है, लेकिन एफिशिएंट नहीं है कंपनियां। एटलीस्ट सरकारी कंपनियों को देखें तो मोमेंटम जरूर है इसमें अपसाइड में, लेकिन आपको 2-3 कंपनियों को देखना चाहिए। मुझे लगता है प्राइवेट सेक्टर में जो है चंबल, जैसा आपने नाम लिया, चंबल फर्टिलाइजर, और दूसरा एक कोरोमंडल फर्टिलाइजर है जो कि साउथ की कंपनी है। तो ये 2 कंपनियां मुझे ज़्यादा पसंद है इस क्षेत्र में। जी,
चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं, लेकिन उससे पहले मीनू जी का एक सवाल आया है। कह रही हैं कि इनके पास RVNL के 24 रुपये के भाव पर 10,000 शेयर हैं। मैम, आपको सवाल पूछने की ज़रूरत क्या है? आप 2 साल होल्ड कर सकती हैं। 24 रुपये पे ले रखा है, शेयर कहाँ से कहाँ पहुँच गया, क्वांटिटी भी आपके पास इतनी ज़्यादा पड़ी हुई है। तो आपको वैसे RVNL पर डिस्कशन हुआ है तो आप दोबारा कार्यक्रम को सुन लीजिएगा, लेकिन मुझे लगता नहीं आपको किसी तरह के मार्गदर्शन की आवश्यकता है। अच्छा मुनाफा मिल रहा है, थोड़ा थोड़ा बुक करके, चाहिए तो दूसरी कंपनियों में निवेश कर सकती हैं। चलिए अगली कंपनी हम लेकर के आते हैं, उस पर बातचीत करते हैं। और आज़ाद इंजीनियरिंग को लेकर के आपको बता दें, खबर ये है हाल की लिस्टिंग और अच्छा रिटर्न यहाँ पर आए हैं। सीमेंस एनर्जी से कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला है, और ये जो कंपनी को ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया है वो गैस एंड थर्मल टरबाइन इंजन के उपकरण की सप्लाई के लिए कंपनी जो है वो उपकरण जो है वो सप्लाई करेगी, उसके लिए ऑर्डर मिला है। अगले 5 साल के लिए कंपनी को ये ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया है, और नए ऑर्डर मिलने से कंपनी के शेयर में काफ़ी अच्छी मजबूती भी देखने को मिल रही है। IPO के बाद से शेयर के अंदर जो है 159% का रिटर्न यहाँ आता हुआ दिखाई दिया है, और इसके IPO पर भी हमने बहुत डिटेल में बातचीत की थी। और आज हम देख रहे हैं आज़ाद इंजीनियरिंग के शेयर में करीब 3% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है, और 1749 का भाव देखने को मिल रहा है। सर, क्या सलाह रहेगी आज़ाद इंजीनियरिंग? और जब इसका IPO आया था तब भी हम लोगों ने चर्चा की थी, और लिस्टिंग के बाद से काफ़ी जो है अच्छे रिटर्न यहाँ आते हुए दिखाई दिए हैं। आपकी सलाह क्या होगी इस पर? तो इन लेवल्स पे तो आपको अवॉइड करना चाहिए। देखिए, रक्षा क्षेत्र में काफ़ी जो है इक्विपमेंट्स बनाती है कंपनी, लेकिन वैल्यूएशन 176 टाइम्स ऑफ प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे हैं, 69 टाइम्स EV EBITDA पे हैं। डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी रहेगी आने वाले टाइम पे, लेकिन वैल्यूएशंस भी काफ़ी बढ़ चुके हैं। आपको वेट करना चाहिए इसमें, एटलीस्ट जो है यहाँ से तकरीबन 1500 से 1400 के बीच में आए तो वो ज़्यादा बेहतर लेवल होगा, मुझे लगता है कि अर्निंग्स के लिहाज से और वैल्यूएशंस के लिहाज से। जी, चलिए, तो ये राय फिलहाल निकल कर के आती हुई, इसी के साथ हम अपने खास सेगमेंट बजेंगे स्टॉक्स को यहीं पर समाप्त करते हैं।